द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हरजीत सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि अपने पोषक तत्व पढ़ रहे थे, पोषक तत्व पर अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पोषक तत्व की कमी के लक्षण है, यानी कि प्रत्येक पोषक तत्व की कमी के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, अपन ने नई पत्तियां, पुरानी पत्तियां, मध्य पत्तियां और शीर्ष कलिकाओं पर पोषक तत्व की कमी के लक्षण देखे थे। विभिन्न पोषक तत्वों के कमी के लक्षण विभिन्न थे। अब अपन देखते हैं कि पोषक तत्व, अगर पोषक तत्व की किसी की कमी हो रही है तो कुछ पादपों में क्या होता है कि कमी के लक्षण जल्दी दिखाई दे देते हैं और कुछ पादपों में कमी के लक्षण धीरे धीरे दिखाई देते हैं। जिन पादपों में कमी के लक्षण जल्दी दिखाई दे देते हैं, यानी कि जो संवेदनशील हैं कमी के प्रति, और कुछ प्रतिरोधी होंगे, यानी कि कमी के लक्षण धीरे धीरे दिखाई देंगे। तो जो संवेदनशील पादप है, जो अत्यधिक संवेदनशील होता है, यानी कि थोड़ी सी कमी होने पर जो लक्षण दिखाई दे देते हैं, जो पादप लक्षण दिखाई उत्पन्न कर देता है, यानी कि ये लक्षण इस पोषक तत्व की कमी के है, तो उसको अपन सूचक पादप कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सूचक पादप, यानी कि इंडिकेटर प्लांट। ठीक है, जैसे अब बात करिए अपन नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का सूचक पादप होता है ब्रेसिका, यानी कि सरसों। उसके साथ साथ फूल गोभी और पत्ता गोभी। अगर अपन बात करते हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी या ब्रेसिका, तो अगर फसल, कई तरह की फसलें खेत में खड़ी है और उस खेत में नाइट्रोजन की कमी है, तो माना जाता है कि सरसों का पौधा है या जो पत्ता गोभी या फूल गोभी है, इनमें कमी के लक्षण सबसे पहले दिखाई खुद देंगे, है ना। तो इस वजह से प्रत्येक पोषक तत्व का अलग अलग सूचक पादप होता है। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन उठता है कि सोडियम का सूचक पादप बताइए, क्लोरीन का सूचक पादप बताइए, फास्फोरस का सूचक पादप बताइए, जिंक का सूचक पादप बताइए। तो अपन पढ़ते हैं सूचक पादप। हेडिंग लगाते हैं पोषक तत्वों के सूचक पादप, यानी कि इंडिकेटर प्लांट ऑफ न्यूट्रिशन, इंडिकेटर प्लांट। इसमें से कुछ नहीं, इसका क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आएगा कि फलाना न्यूट्रिएंट है तो उसका क्या नाम, सूचक पादप बताइए। तो अपन इसमें लिखते हैं एक तरफ तो पोषक तत्वों का नाम, दूसरी तरफ लिखते हैं सूचक पादप। कौन? सूचक पादप। अब देखिए, अगर अपन इसके बारे में देखें तो पहले अपन लिखते हैं नाइट्रोजन। क्या लिखते हैं? नाइट्रोजन। तो देखिए, नाइट्रोजन का सूचक पादप ब्रेसिका, यानी कि सरसों, इसके साथ साथ ही फूल गोभी और पत्ता गोभी। ठीक है, ये सूचक पादप होते हैं। आगे चलें, दूसरा पोषक तत्व आता है फास्फोरस। दूसरा पोषक तत्व क्या आता है? फास्फोरस। फास्फोरस का ब्रेसिका, सूचक पादप है ब्रेसिका, यानी कि अपन ने क्या कहा था, फास्फोरस की कमी से पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी रंग हो जाता है, पर्पल कलर का। तो यानी कि सरसों में पत्तियां बैंगनी रंग की हो जाती है और आपने कई बार इसको देखा भी होगा। ठीक है, तो इस वजह से इसका सूचक पादप कौन है? ब्रेसिका। आगे चलते हैं, फिर आता है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का होगा आलू। क्या होगा? आलू, यानी कि किनारे जलना। ठीक है, आलू। पोटेशियम की कमी से क्या हो रहा था? किनारे जल रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं सल्फर की। किसकी बात करते हैं? सल्फर की। तो सल्फर, चाय, सल्फर की कमी के लक्षण किस पौधे में दिखाई देते हैं? चाय में। याद रखिएगा, सल्फर की कमी के लक्षण चाय में दिखाई देंगे। चाय के पौधे का पूरा पीला पड़ना किसकी कमी के लक्षण है? ये सल्फर की कमी के लक्षण है। ठीक है, चाय क्या हो जाती है? पूरा पीला पड़ जाती है। ठीक है, अब अपन आगे लिखते हैं कैल्शियम।
अब देखिए इन तीनों में से बेरेक्सी का किस में गया, फास्फोरस में, तो बचे कौन, फूल गोभी पत्ता गोभी, यानी कि कैल्शियम में, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की वजह से कैल्शियम का सूचक पादप कौन है, पत्ता गोभी एवं फूल गोभी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं अपन 6th नंबर क्या बचा इसमें, मैग्नीशियम। तो देखिए यहां पे तीसरे नंबर वाले का लक्षण क्या, सूचक पादप कौन, आलू, तो यहां पे भी तीसरे नंबर वाले का सूचक पादप कौन, आलू, तो यहां पे अपने को लिख देना है आलू, यानी कि पोटैटो। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों में चलते हैं। तो 6 हो गए, अब 7 लिखते हैं। 7वां अपन लिखते हैं बोरोन। ठीक है, बोरोन, तो बोरोन का सूचक पादप है सूरजमुखी, कौन, सूरजमुखी। सूरजमुखी जब अपन सिंचाई पढ़ेंगे तो सिंचाई में जाके एक मृदा तनाव आएगा, तो मृदा तनाव का भी इंडिकेटर प्लांट या सूचक पादप कौन होता है, सूरजमुखी। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं जिंक की, किसकी, जिंक की। तो जिंक का सूचक पादप होता है मक्का, मक्का में सफेद कली का रोग हो जाता है जिंक की कमी के कारण। ठीक है, 9 नंबर बात करते हैं आयरन। आयरन का सूचक पादप है ज्वार, क्या है, सूचक पादप आयरन का ज्वार। देखिए कैसे याद रखना है, ज्वार खा के इंसान आयरन मैन बन गया, तो वहां से याद रह जाएगा। ठीक है, 10 नंबर बात करते हैं अपन आगे, आयरन के बाद में बात करते हैं कॉपर की, किसकी, कॉपर की। मैग्नीज की बात करते हैं, मैग्नीज, किसकी, मैग्नीज, यानी कि Mn। तो मैग्नीज की बात करें तो जई, यानी कि ओट, कैसे याद रखना है, मन मांगे ओट, कैसे याद रखना है, मन मांगे ओट। ठीक है, तो मैग्नीज हो गया। अब लिखते हैं कॉपर, अब लिखते हैं कॉपर, कॉपर, तो कॉपर का क्या हो जाएगा, कॉपर का गेहूं, गेहूं में सुधारक रोग हो जाता है, रिक्लेमेशन डिजीज इन व्हीट, किसकी कमी से, कॉपर की कमी होने पर, गेहूं या जौ। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं 12 नंबर सोडियम। तो सोडियम का सूचक पादप है चुकंदर, क्या है, चुकंदर। आगे अपन बात करते हैं क्लोरीन, किसकी, क्लोरीन। क्लोरीन, अब वो क्लोरीन की बात करें तो बीन्स आप जानते होंगे, बीन्स यानी कि राजमा हो गया, लोबिया हो गया, ये सभी किसमें आते हैं, बीन्स। तो ये किसके सूचक पादप है, ये है क्लोरीन के। अब बात करते हैं अपने मोलिब्डेनम की, मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम का सूचक पादप है, जो नाइट्रोजन के सूचक पादप थे ना, वही क्या है, मोलिब्डेनम के सूचक पादप है। मोलिब्डेनम के सूचक पादप कौन है, जो नाइट्रोजन के थे, यानी कि ब्रेसिका, फूल गोभी, कोमा, पत्ता गोभी। ठीक है, ये किसके सूचक पादप थे, तो ये मोलिब्डेनम के सूचक पादप थे, और इसमें कहा किसके सूचक पादप है, इधर नाइट्रोजन के सूचक पादप थे, और वही सूचक पादप किसके हैं, इधर मोलिब्डेनम के। तो इन फसलों के मुख्यतः सूचक पादप पूछे जाते हैं ज्यादातर, अपने को घबराना नहीं है, इनको अच्छे से याद कर लेना है।
ट्रिक से याद कर लेना है। मन मांगे ओट और कॉपर से कॉपर गेहूं है ना, कॉपर गेहूं हो जाएगा। उसके साथ साथ जिंक, जिंक मक्का है ना, तो जीमा यानी कि जिंक मक्का, आयरन ज्वार खा के इंसान आयरन बन गया। और आपको पता है कि बोरोन के लक्षण कहाँ पे दिखाई देते हैं, कैल्शियम और बोरोन के अपन ने पढ़ा था शीर्ष भाग पर। तो सूरजमुखी में फूल भी कहाँ पे आता है, शीर्ष भाग पर, यानी कि फूल किसकी वजह से घूमता है, तो अपने को याद रखना है बोरोन है ना। तो ऐसे करके इनको याद कर लेना है। अब आगे चलते हैं, तो आगे अपन चलते हैं कि जो अपने कहा था कि दो तरह के पोषक तत्व होते हैं, खनिजीय पोषक तत्व और अखनिजीय पोषक तत्व। अखनिजीय पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं पादपों को, अखनिजीय पोषक तत्व पादपों को वायुमंडल से मिल जाते हैं। जबकि खनिजीय पोषक तत्व पादपों का कहाँ से मिलते हैं, मृदा से मिलते हैं। मृदा में दो तरह के अपने मैटर देखे थे, एक तो कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थ, दूसरा मिनरल मैटर यानी कि खनिजीय पदार्थ। ठीक है, तो अब देखिए खनिजी पदार्थ बनते हैं तो क्या होता है कि जब लावा ठंडा होता है तो तीन तरह की चट्टानें मुख्यतः बनती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। उन चट्टानों का क्या होता है कि फिर अपक्षय होता है। अपक्षय क्या होता है, यानी कि टूटना, सीधी सी बात है। रासायनिक परिवर्तन होना किसी चट्टान में या भौतिक परिवर्तन होना, उसको अपक्षय बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अलग अलग टेम्परेचर या अलग अलग पीएच पर अलग अलग जो वायुमंडलीय स्थिति है वहाँ पे अलग अलग तरीके से क्या होगा, अपक्षय होगा। तो उस अपक्षय की वजह से क्या होता है कि वहाँ के मौसम पर निर्भर करता है कि किस पोषक तत्व की अधिकता बनेगी। जैसे ही पोषक तत्व अलग अलग चट्टानों में अलग अलग तरह के बनते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है कि वातावरण के कारण अपक्षय विभिन्न प्रकार का होता है। इस वजह से खनिजीय पदार्थ हैं उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब ज्यादातर क्षेत्र में किस पोषक तत्व का कौन सा खनिजीय पदार्थ पाया जाता है, अब अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लोरीन का या फास्फोरस का, जिंक का मृदा में खनिजीय स्रोत बताइए, या मृदा में स्रोत बताइए, नाइट्रोजन का मृदा में स्रोत बताइए। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, उसके बारे में डायरेक्टली इस टेबल से आंसर लगा देना है। ठीक है, ज्यादा घबराने की चीज नहीं, छोटा सा टॉपिक है, इसको देखते हैं। हेडिंग डालते हैं, मृदा में पोषक तत्वों का खनिजीय स्रोत। मृदा में पोषक तत्वों का खनिजीय स्रोत। अब देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो देखिए नाइट्रोजन के दो स्रोत होते हैं, पहला स्रोत है वायुमंडल और दूसरा स्रोत है कार्बनिक पदार्थ। अब वायुमंडल में अपने को पता है लगभग 78% गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लेकिन पौधे क्या है उसको सीधे रूप से ग्रहण नहीं कर पाते। अगर पौधों को उस नाइट्रोजन को ग्रहण करना है तो पौधे क्या करेंगे, पौधों को चाहिए कि पौधे उसके लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करें। प्रत्येक फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम नहीं होती। कुछ फसलें ही होती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम होती है, उनको अपन दलहनी फसलें कहते हैं। मुख्यतः दलहनी फसलें क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। उनके अलावा जितनी भी फसलें हैं कोई सी भी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती। तो यानी कि पौधों को नाइट्रोजन चाहिए, तो उर्वरक तो बाद में बने हैं, लेकिन मृदा में कोई ना कोई तो स्रोत होगा। तो इधर लिखो, एक तरफ नाम डालो, पोषक तत्व का नाम, पोषक तत्व का नाम, और दूसरी हेडिंग लगा दो मृदा में स्रोत। ठीक है, पहला लिखते हैं नाइट्रोजन। पहला लिखते हैं नाइट्रोजन, यानी कि इसका मृदा में सोर्स होता है कार्बनिक पदार्थ। क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अपन फास्फोरस। तो दूसरी बात करते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस का मृदा में सोर्स होता है एपेटाइट। क्या होता है, एपेटाइट। ठीक है, नेक्स्ट चलें,
तो पोटेशियम, तो पोटेशियम का मृदा में सोर्स होता है माइका। ये सब क्या है? खनिजीय पदार्थ है, माइका एवं फेल्डस्पार। यानी कि फिर कल मिलेंगे। पोटेशियम को किससे शो करते हैं अपन? के से, यानी कि फिर कल मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि फिर से फेल्डस्पार, कल यानी कि पोटेशियम और मिलेंगे यानी कि माइका। ठीक है, इतना हुआ। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं चौथा सल्फर की। तो सल्फर की बात करें तो सल्फर का मृदा में स्रोत होता है कार्बनिक पदार्थ। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। वो नरेंद्र सिंह वाली ट्रिक काम यहां हो जाएगी, कार्बनिक पदार्थ, यानी कि जो नाइट्रोजन वही काम सल्फर। आगे चलते हैं। पांचवा आता है कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का मृदा में स्रोत होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट का कई बार सूत्र पूछ लेते हैं, तो CaCO3.MgCO3। इसके साथ साथ ही बात करें चूना, चूना होता है CaCO3। इसके साथ ही बात करें जिप्सम, तो जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। ये मृदा में चूने कैल्शियम के स्रोत होते हैं। ठीक है, आगे चले हैं तो 6 लिखते हैं मैग्नीशियम। तो देखिए यहां पे देखिए इस सूत्र में क्या आ रहा है? मैग्नीशियम आ रहा है ना, MgCO3, यानी कि मैग्नीशियम का स्रोत भी मृदा में क्या हो जाएगा? डोलोमाइट। ठीक है, चूना और जिप्सम नहीं होगा मैग्नीशियम का भी। इसमें देख लो आप इस सूत्र में, इसमें कहीं पे भी आपको मैग्नीशियम दिखाई में नहीं दे रहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मुख्य पोषक तत्व कंप्लीट हुए, यानी कि मैक्रो जो अपने बृहद पोषक तत्व होते, मुख्य पोषक तत्व को बृहद पोषक तत्व भी कहते हैं। अब अपन आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों में। किसमें? सूक्ष्म पोषक तत्वों में। छह कंप्लीट हो चुके हैं। अब 7th लिखते हैं। तो 7th लिखते हैं बोरोन। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, बोरोन का मृदा में स्रोत बताइए। तो बोरोन का होता है टूरमेलिन। टूरमेलिन यानी कि आप BTC याद रखना, बोरोन और टूरमेलिन। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें मोलिब्डेनम की, तो MOO आ गया, तो यहां से याद रखना है ओलिवाइन। ओलिवाइन, ठीक है, ओलिवाइन। आगे चलें तो जिंक की बात करते हैं। तो जिंक का मृदा में स्रोत होता है स्पेलराइट। क्या होता है? स्पेलराइट। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए आयरन की बात करते हैं। किसकी? आयरन की। तो आयरन का पाइराइट होता है। क्या होता है? पाइराइट। आयरन पाइराइट भी बोल देते, इसको पाइराइट भी बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Fe2। ठीक है, Fe2। देखिए इसको मूर्खों का सोना भी बोला जाता है। इसको आयरन पाइराइट को मूर्खों का सोना, क्योंकि ये पीले रंग का होता है, सोने की तरह होता है। तो मूर्ख लोग जो है इसको पहचान नहीं पाते कौन सा आयरन पाइराइट है और कौन सा सोना है। 11 नंबर बात करते हैं तो कॉपर। कॉपर का मृदा में स्रोत चालको पाइराइट होता है। क्या होता है? चालको पाइराइट, यानी कि C से कॉपर स्टार्ट हुआ, ये देखिए, तो इधर चालको। ठीक है, आगे लिखते हैं अपन 12 नंबर क्लोरीन। किसके? क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो ही फॉस्फोरस का था वही किसका स्रोत होता है? क्लोरीन का, यानी कि एपेटाइट।
ठीक है, ये लगभग लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे उनके पोषक तत्व, उनके खनिजीय पदार्थ, उन पोषक तत्वों में खनिजीय पदार्थ कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो अब देखिए टेबलें लगभग लगभग खत्म हुई, इनको अच्छे से याद कीजिए। अब आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं भारतीय मृदाओं में पोषक तत्वों की कमी। भारतीय मृदा में पोषक तत्व की कमी। भारतीय मृदा में पोषक तत्व की कमी। देखिए भारतीय मृदा में अगर पोषक तत्व की कमी देखते हैं तो सर्वाधिक पोषक तत्व की कमी पाई जाती है जिंक की। ज्यादातर क्षेत्र कौन से पोषक तत्व की कमी से प्रभावित है? जिंक की। लगभग भारत में जितनी एरिया में खेती होती है उसका 50% हिस्सा, यानी कि आधा हिस्सा, आधे से आधी मृदाएं भारत की क्या है? जिंक की कमी पाई जाती है, जिंक डेफिशिएंट सॉइल से। तो इसमें लिख देते हैं जिंक, और इससे कम एरिया पाया जाता है बोरोन का। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय मृदा में किस प्राथमिक पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? प्राथमिक पोषक तत्व की बात कर ले, प्राथमिक पोषक तत्व की कमी। अगर ये कभी पूछ लेता है तो यह है नाइट्रोजन। और अगर पूछ लेता है कि भारतीय मृदा में किस द्वितीयक पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, अगर क्या आ जाता है? द्वितीयक पोषक तत्व की कमी। अगर ये पूछ लेते हैं तो इसमें सल्फर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि किस द्वितीयक पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो सल्फर की। और किस प्राथमिक पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की। और भारत में सर्वाधिक किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? भारतीय मृदा में किस पोषक तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है? तो जिंक की। ठीक है, यानी कि यहां पे लिख देता हूं सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक पोषक तत्व, ऐसे लिखते हैं सर्वाधिक पोषक तत्व कमी प्रभावित क्षेत्रफल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जिंक। ठीक है, इतना हुआ। अब अपन देखते हैं पादपों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की विधियां। पादपों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करने की विधियां। ठीक है, पोषक तत्व ग्रहण करने की विधियां। अब इसमें देखते हैं, तो पादपों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करने की विधियां मुख्यतः 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? पहली लिखते हैं मार्स फ्लो। क्वेश्चन आ जाएगा मार्स फ्लो द्वारा किस पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं पादप। दूसरा आता है विसरण। तीसरा आता है जड़ प्रतिक्रिया। ठीक
ठीक है। अब जिंक एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो तीनों विधियों से पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। कौन सा पोषक तत्व है? जिंक। ठीक है, यानी कि इसमें अपन एक इसको संपर्क, जड़ संपर्क भी बोलते हैं। ठीक है, कभी ऐसे भी दिया हो तो कोई घबराना नहीं है। तो जिंक हो गया। जिंक एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो तीनों विधियों द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व तीनों विधियों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो जिंक। इसके साथ साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन किससे? कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मार्स फ्लो द्वारा। ठीक है। दूसरा फॉस्फोरस, पोटेशियम एवं सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व ये किसके द्वारा? विसरण विधि द्वारा। ठीक है, मार्स फ्लो विधि और विसरण विधि के द्वारा। कौन से? जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व किससे अवशोषित किए जाते हैं? विसरण द्वारा। जड़ संपर्क या जड़ प्रतिक्रिया द्वारा। जिंक तो इसके साथ लिया ही जाता है, इसके साथ साथ ही अन्य कोई भी पोषक तत्व जो जड़ के समीप हो, जो जड़ के समीप हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? जड़ प्रतिक्रिया, जड़ संपर्क के द्वारा ग्रहण किया जाता है। यहां पर नोट लगा के लिख देता हूं मैं। जिंक एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसे पादप तीनों विधियों द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, जिंक एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसे पादप तीनों विधियों द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, इतना हुआ। अब देखते हैं ऊर्जा के आधार पर पोषक तत्व ग्रहण करने की विधियां। तो देखिए, ऊर्जा के आधार पर दो तरीके से, दो प्रकार में अपन ने इसको बांट रखा है। सक्रिय अवशोषण एवं निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण वो होता है कि अगर पादप उस पोषक तत्व को अवशोषित कर रहे हैं या पादप जल का अवशोषित कर रहे हैं तो उसमें ऊर्जा खर्च होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? सक्रिय अवशोषण। ज्यादातर पोषक तत्वों का अवशोषण सक्रिय विधि द्वारा होता है या सक्रिय अवशोषण द्वारा होता है। इसके साथ साथ ही दूसरी विधि होती है निष्क्रिय विधि, यानी कि निष्क्रिय अवशोषण। तो निष्क्रिय अवशोषण में अपन देखें तो क्या होता है कि जब वाष्पोत्सर्जन होगा, तो वाष्पोत्सर्जन होता है तो पौधे के अंदर एक जल की बूंदों के मध्य एक खिंचाव उत्पन्न होता है। ठीक है, वहां पे संसंजन बल काम करेगा। तो उसमें क्या होगा कि जब वो खिंचाव उत्पन्न होगा तो खिंचाव की वजह से क्या होगा कि बिना ऊर्जा खर्च किए ही जल का अवशोषण होता रहेगा। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? निष्क्रिय अवशोषण। तो अब अपन लिखते हैं ऊर्जा के आधार पर अवशोषण। हाँ, यहां पे एक पॉइंट और लिख लेते हैं। अपने पिछली क्लास में पढ़ा था पोषक तत्वों का मृदा में एवं पादपों में गतिशीलता। तो उसमें आप देखना फास्फोरस एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो मृदा में तो अगतिशील होता है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, फास्फोरस एकमात्र
ऐसा पोषक तत्व है जो मृदा में अगतिशील परंतु पौधे में अत्यधिक गतिशील होता है। पौधे में अत्यधिक गतिशील होता है। ठीक है, इतना हुआ। अब अपन लिखते हैं ऊर्जा के आधार पर अवशोषण। ऊर्जा के आधार पर अवशोषण। अब देखिए ऊर्जा के आधार पर अवशोषण। तो मैंने अभी बताया सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण। पहला लिख लो सक्रिय अवशोषण। इसमें लिखते हैं इस प्रकार के अवशोषण में पादप की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के अवशोषण में पादप की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अपन दूसरी बात करें तो निष्क्रिय अवशोषण। दूसरा कौन सा है? हाँ, इसमें एक पॉइंट और लिख देते पहले। पोषक तत्वों का अवशोषण सक्रिय अवशोषण विधि द्वारा होता है। ठीक है। अब दूसरा लिखते हैं निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण तो इस प्रकार के अवशोषण में पादप की ऊर्जा खत्म नहीं होती, ऊर्जा खर्च नहीं होती। यह अवशोषण
वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण होता है। ठीक है, यह अवशोषण वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण होता है। ठीक है, इतना हुआ, यानी कि ऊर्जा के आधार पर अपन ने दो तरीके पढ़ लिए। अगर पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से पोषक तत्वों का अवशोषण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो अपने आराम से आंसर कर देंगे। उसमें क्या है, सक्रिय अवशोषण से। सक्रिय अवशोषण द्वारा पादपों में अवशोषण किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक टॉपिक बच रहा है अपने इसमें जनरल में कि पोषक तत्वों की आवश्यकता किसके द्वारा दी गई। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने अभी पोषक तत्व जिस दिन अपन ने प्रारंभ किया था, उस दिन मैंने बोला था कि निकल की आवश्यकता ब्राउन नाम के साइंटिस्ट द्वारा दी गई। ठीक है, वैसे प्रत्येक पोषक तत्व की आवश्यकता किसी न किसी वैज्ञानिक द्वारा खोज करी गई। ठीक है, ये विभिन्न बुकों में विभिन्न प्रकार के साइंटिस्टों के नाम दिए हुए हैं, लेकिन जो अपन लिखेंगे ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एग्जाम में आता है तो अपने को इसी आधार पर करना है। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं, पोषक तत्वों की खोज या आवश्यकता, पोषक तत्वों की खोज या आवश्यकता। अब देखिए, इसमें लिखिए एक तरफ पोषक तत्व का नाम, और दूसरी तरफ लिखिए खोज। ठीक है, पहला लिखते हैं कार्बन, तो कार्बन की खोज प्रिस्टले द्वारा। किसके द्वारा, प्रिस्टले द्वारा। ठीक है, अगर इसकी अपन बात करें सन की, तो लगभग 1800 में, सन 1800 में इसकी खोज की गई। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन की। दूसरा क्या है, नाइट्रोजन। तो डी से शोर ने इसकी खोज करी 1804 के लगभग। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन तीसरा पोषक तत्व। तो देखिए, तीसरे पोषक तत्वों को फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, ये चारों पोषक तत्वों की आवश्यकता दी थी प्रिस्टले ने। किसने, नहीं, स्प्रेंगल ने। किसने, स्प्रेंगल ने 1839 में। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं सल्फर की। सल्फर की बाद में करेंगे, पहले अपन इसको सीक्वेंस से चल देते हैं सन के हिसाब से। तो चौथी अपन बात करते हैं आयरन की। कब, किसकी, आयरन की। ठीक है, हाँ सल्फर भी लिख लेंगे इसके पहले, या तो हाँ सल्फर 1860 था ना, तो सल्फर को पहले लिख लेते हैं, साथ का साथ खत्म करते हैं। तो सल्फर की खोज सेक एवं नेप द्वारा की गई 1860। ठीक है, बात करते हैं आयरन की। किसकी, आयरन की।
तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व दिया गया, तो यही था सबसे सर्वप्रथम सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा था, तो आयरन था। तो यानी कि इसका जो सन है, खोज है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी खोज ग्रीस द्वारा करी गई थी 1844 में। कब? 1844 में ग्रीस द्वारा इसकी खोज ग्रीस द्वारा करी गई थी 1844 में। ठीक है। फर्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट याद कैसे रखना है, आयरन पर ग्रीस करते हैं, आयरन पर ग्रीस करते हैं, ये ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। तो आयरन पर ग्रीस करते हैं, अपने को वहां से याद रखना है कि आयरन की आवश्यकता की यहाँ खोज किसने दी, ग्रीस ने। ठीक है। अब 1844 हुआ, अब अपन बात करते हैं जिंक की, क्लोरीन की, निकल की। निकल की आपको पता है, ठीक है। बोरोन की, मैग्नीज की, इनकी खोज के बारे में पढ़ते हैं। तो बात करते हैं मैग्नीज की। इंपॉर्टेंट है, वही लिखेंगे अपन। मैग्नीज की MC हार्ग्यू, MC हार्ग्यू 1922। आगे चलते हैं, बोरोन। तो बोरोन की खोज वेरिंगटन के द्वारा की गई। ये कब करी गई? बोरोन की खोज वेरिंगटन के द्वारा 1923 में। ठीक है। आगे चलते हैं, तो अपन ने पढ़ा था आवश्यकता की कसौटी किसने दी थी, आवश्यकता की कसौटी आर्नोन और स्टाउट ने दी थी। ठीक है। तो एक पोषक तत्व भी याद रखना, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम की खोज भी किसने दी थी, आर्नोन और स्टाउट ने। आर्नोन और स्टाउट। आर्नोन और स्टाउट ने, इन्होंने कब दी थी, तो इन्होंने भी देखे 1939 में दी थी। कब दी थी? 1939 में दी थी। आगे बात करते हैं अपन जिंक की। तो देखिए जिंक की खोज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। जिंक की खोज सोमर एवं लिपमैन द्वारा की गई। सोमर एवं लिपमैन द्वारा। ठीक है। इसके साथ ही अपन बात करते हैं निकल की। तो निकल की ब्राउन ने, और उसके साथ साथ ही क्लोरीन की थी ना, जो क्लोरीन की खोज भी, क्लोरीन की खोज करी थी ब्रेयर ने। ठीक है। और कॉपर की खोज भी करी थी सोमर एवं लिपमैन ने। कॉपर भी लिख देते हैं यहाँ पे साथ के साथ, दोनों एक साथ ही याद हो जाएंगे आपको। कॉपर की खोज किसने करी थी? सोमर एवं लिपमैन ने। ठीक है। आगे चल के देखें तो निकल की बात कर लेते हैं। निकल की खोज किसने करी थी? ब्राउन ने। कब करी थी? 1987 में करी थी। क्लोरीन की बात करें तो ब्रोयर। ठीक है। ये लगभग खोज सभी की खत्म हुई। तो इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा अपने को, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कई बार। मोलिब्डेनम की याद रही जाएगी अपने को, आर्नोन और स्टाउट। ठीक है। निकल अपने को याद है ही।
अब आगे चलते हैं कार्बनिक, आगे बढ़ते हैं कार्बनिक पदार्थ का मृदा में खनिजीकरण। ठीक है, ये खोज खत्म हुई, आगे चलते हैं। तो आगे हेडिंग लगाइए कार्बनिक पदार्थ का मृदा में खनिजीकरण। यानी कि मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सोइल। ठीक है, यह हुआ। अब देखिए मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलता है, अपने को पता है 5%। अपने देखा था, अपने मृदा का संगठन में पढ़ा था कि 5% क्या होता है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं खनिजीकरण की। खनिजीकरण क्या होता है भी, तो अपन ने पढ़ा था कि कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक पदार्थ में बदलना, अकार्बनिक पदार्थ में बदलना। ठीक है, दूसरा देखें तो अनायनिक पदार्थ का आयनिक पदार्थ में बदलना। अनायनिक पदार्थ का आयनिक पदार्थ में बदलना। तीसरा बात देखें तो इसी को अपन क्या बोल रहे थे, इनको ही अनुपलब्ध रूप से उपलब्ध रूप में बदलना। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये खनिजीकरण हो जाता है। अब नेक्स्ट पेज से अपन देखते हैं कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ होगा भी तो मिलेगा भी, 5% मिलता है। अपन ने कहा कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ का क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ किस में बदल जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में। किसमें, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होती है, तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ के श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, अब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से किसका निर्माण होगा, अमीनो अम्लों का। किसका, अमीनो अम्ल। ठीक है, यहां तक कोई जीवाणु, कोई बैक्टीरिया कोई भाग नहीं लेता, ये नॉर्मल प्राकृतिक क्रिया है, चलती रहती है। ठीक है, इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, अमीनीकरण। क्या बोलते हैं, अमीनी। क्या बोलते हैं इसको, अमीनीकरण। अब अमीनो अम्ल से क्या बनेगा, NH4+, यानी कि अमोनिकल रूप बनेगा भाई, सीधी सी बात है। इससे पहले क्या बनेगा, इससे पहले अमीनो अम्ल बने थे, अमीनो अम्ल के बाद में क्या बना, अमोनियम बना, यानी कि अमोनिकल रूप बना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन अमोनीकरण। क्या बोलते हैं, अमोनीकरण। और ये क्या बना, अमोनियम। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या बनेगा, नाइट्राइट। क्या बनेगा, नाइट्राइट। और नाइट्राइट के बाद में नाइट्रेट। क्या बन जाएगा, नाइट्रेट। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे अपन, नाइट्रीकरण। क्या बोल देंगे, नाइट्रीकरण।
पहली क्रिया कौन सी? अमीनीकरण, दूसरी अमोनीकरण, तीसरी नाइट्रीकरण। ठीक है, यानी कि अमीनीकरण क्या होगा? कार्बनिक पदार्थों से अमीनो अम्ल का निर्माण क्या कहलाएगा? अमीनीकरण कहलाएगा। और अमीनो अम्लों से अमोनियम का निर्माण क्या कहलाएगा? अमोनीकरण कहलाएगा। और अमोनियम से या अमोनिकल रूप से, इसको अमोनिकल कर देते हैं, अमोनिकल रूप से नाइट्रेट का निर्माण क्या कहलाता है? तो उसको नाइट्रीकरण बोलते हैं। अब देखिए, नाइट्रीकरण में दो जीवाणु भाग लेते हैं जिनको नाइट्रोबैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोबैक्टर बोलते हैं। नाइट्रीकरण में दो जीवाणु भाग लेते हैं। पहला होता है नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। दूसरा होता है नाइट्रोबैक्टर। पहले याद रखना कि पहले कौन सा आया? तो नाइट्रोसोमोनास। इसको अपन बी कर देते हैं ताकि बी से आपको बैक्टर याद रहे, और ए से नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, अब देखिए, इनको क्या बोलते हैं? इनको नाइट्रोबैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये वायवीय होते हैं। क्या होते हैं? वायवीय। अगर इनके लिए उपयुक्त पीएच पूछ लिया जाए, नाइट्रोबैक्टर के लिए उपयुक्त पीएच, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है उपयुक्त पीएच, और ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं। तो उपयुक्त पीएच होता है इनके लिए 8.5। इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपन क्या करते हैं? 6 से 7 कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6.5 से 7.5 कर देंगे। या तो अपन सोचते हैं उदासीन पर काम करता है, पर नहीं, ये 8.5 पीएच पर काम करता है। और अगर उपयुक्त तापमान की बात कर लें, उपयुक्त तापमान, तो उपयुक्त तापमान क्या हो जाएगा? 25 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस। दूसरी बात, ये वायवीय भी याद रखना है। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नाइट्रीकरण में कौन से जीवाणु भाग लेते हैं, वायवीय, अवायवीय, तो अपने को क्या कर देना है? वायवीय। ठीक है। दूसरी बात, कितने पीएच पर काम करता है नाइट्रोबैक्टर? तो नाइट्रोबैक्टर कितने पीएच पर? 8.5 पीएच पर काम करता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, यानी कि खनिजीकरण की प्रथम अवस्था कौन सी है? अमीनीकरण। कौन सी है? अमीनीकरण। यहां पे लिख देता हूं, खनिजीकरण की प्रथम अवस्था। दूसरी बात करते हैं नाइट्रीकरण। तो खनिजीकरण की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो अंतिम अवस्था है नाइट्रीकरण। खनिजीकरण की अंतिम अवस्था। इसके साथ ही देखिए, मध्यम अवस्था कौन सी हो जाएगी? तो अमोनीकरण। मध्यम अवस्था। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जैसे नाइट्रेट और अमोनिकल रूप पादपों को मिलेगा, तो पादप उससे क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो पादप इसको ग्रहण कर लेंगे, यानी कि ये जैसे ही पादप इसको ग्रहण करेंगे, तो पादपों के लिए जो नाइट्रोजन की कमी थी, वो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। तो ये कार्बनिक पदार्थ का खनिजीकरण हो गया। अब अपन बात करते हैं अखनिजीकरण की। कार्बनिक पदार्थ का अखनिजीकरण।
कार्बनिक पदार्थ का अखनिजीकरण। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो देखिए, अपने स्वांगीकरण पढ़ा था, देखा जाए तो स्वांगीकरण कहां होता है? स्वांगीकरण पादपों में होता है। अरे भाई, जिस दिन चैप्टर स्टार्ट किया था उस दिन अपन ने पढ़ा था ना, स्वांगीकरण कहां होता है? पादपों में होता है। खनिजीकरण कहां होता है? तो खनिजीकरण मुख्यतः कहां होता है? मृदा में होता है। कहां होता है? मृदा में होता है। और अखनिजीकरण भी कहां होता है? मृदा में होता है। यह भी कहां होता है? मृदा में होता है। अब देखिए, स्वांगीकरण और अखनिजीकरण एक ही तरह की क्रियाएं हैं। यानी कि खनिजीकरण में क्या हो रहा था? कार्बनिक पदार्थ किस में बदल रहा था? अकार्बनिक में। तो अखनिजीकरण और स्वांगीकरण में क्या हो जाएगा? अकार्बनिक पदार्थ किस में बदल जाएगा? कार्बनिक में। उसको बस वो स्वांगीकरण और खनिजीकरण है। बस फर्क कितना है कि अखनिजीकरण मृदा में होता है, लेकिन स्वांगीकरण कहां होता है? पादपों में होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। अखनिजीकरण यानी कि अकार्बनिक पदार्थ का किसमें परिवर्तन होना? कार्बनिक पदार्थ में। ठीक है, यहां अपन बात कर देते हैं आयनिक पदार्थ का किसमें परिवर्तित होना? अनायनिक में। अनायनिक पदार्थ में। इसके साथ ही बात करें उपलब्ध रूप का किसमें परिवर्तित होना? अनुपलब्ध रूप में। ठीक है, अब देखिए, बस ये इतना है कि स्वांगीकरण पौधे में होता है और ये मृदा में होता है, सीधी सी बात है। देखिए, खनिजीकरण के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खनिजीकरण के लिए उपयुक्त CN अनुपात। CN अनुपात क्या हो गया? कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए? 20:1 से कम। कितना? 20:1 से कम। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करें तो अखनिजीकरण के लिए उपयुक्त CN अनुपात, तो ये कितना होना चाहिए? 20:1 से अधिक, यानी कि मोर देन 20:1। यहां से क्वेश्चन आता है सीधा कि अखनिजीकरण के लिए उपयुक्त CN अनुपात और खनिजीकरण के लिए उपयुक्त CN अनुपात। ठीक है, तो खनिजीकरण के लिए 20:1 से कम हो गए, यानी कि किसी मृदा में नाइट्रोजन थोड़ी सी ज्यादा है या कार्बनिक पदार्थ थोड़ा कम है तो खनिजीकरण होगा। और अगर कार्बनिक पदार्थ 20 से ज्यादा है और नाइट्रोजन 1 अनुपात से कम है तो क्या नाम है? उसमें क्या होगा? अखनिजीकरण होगा। खनिजीकरण अपने लिए फायदेमंद है, जबकि अखनिजीकरण अपने लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इसमें पौधों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते। ठीक है, अब देखते हैं आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए, सबसे पहले अपने सूचक पादप प्रारंभ किए। सूचक पादपों में अपन ने
14 पोषक तत्वों के सूचक पादप देख लिए, ठीक है। आगे चलते हैं तो फिर अपने मृदा में पोषक तत्वों के खनिजीय स्रोत क्या होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया। तो लगभग सभी अपने पोषक तत्व जो इंपॉर्टेंट है उनके अपने पोषक तत्वों को मृदा में खनिजीय स्रोतों को देख लिया। आगे चलते हैं तो भारत की मृदा में कौन से पोषक तत्व में कमी पाई जाती है, तो सर्वाधिक जिंक की कमी पाई जाती है, उससे कम बोरॉन की। अगर प्राथमिक पोषक तत्वों की पूछ ले तो नाइट्रोजन की सर्वाधिक कमी पाई जाती है, और द्वितीयक पोषक तत्वों की कमी पूछ ले तो सल्फर की सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं तो पादपों द्वारा ग्रहण करने पोषक तत्वों को ग्रहण करने की विधियां। अपन ने 3 विधियां बड़ी, मार्स फ्लो, विसरण और जड़ प्रतिक्रिया या जड़ संपर्क। आपने देखा जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मार्स फ्लो के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। उसके साथ ही जिंक, पोटेशियम, फास्फोरस और पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व विसरण विधि द्वारा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पोषक तत्व है जो तीनों विधियों द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो जिंक। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो मृदा में तो अगतिशील होता है परंतु पादपों में अत्यधिक गतिशील होता है, तो वो कौन सा है, फास्फोरस, ठीक है। आगे चलते हैं, अपने सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण पढ़ा। इसमें अपन ने कहा कि पोषक तत्वों का अवशोषण सक्रिय अवशोषण विधि द्वारा होता है, इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं तो अपन ने वैज्ञानिकों को देखा, किस वैज्ञानिक ने किस पोषक तत्व की खोज करी और आवश्यकता दी। आगे चल के अपन ने खनिजीकरण पढ़ा, पादपों का खनिजीकरण पढ़ा मृदा में, और उसमें अपने नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास ये पढ़ा। ये वायवीय जीवाणु है, क्या है, वायवीय जीवाणु। यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए जीवाणु भी है, ठीक है। बैक्टर का मतलब भी क्या होता है, जीवाणु, जीवाणु, ठीक है। उपयुक्त पीएच कितना है, पीएच 8.5 चाहिए। उपयुक्त तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपने अखनिजीकरण पढ़ा। अपने देखा कि खनिजीकरण मृदा में होता है, अखनिजीकरण मृदा में होता है, और स्वांगीकरण पादपों में होता है। स्वांगीकरण और अखनिजीकरण जस्ट खनिजीकरण के उल्टे होते हैं, लेकिन स्वांगीकरण पादपों में होता है, लेकिन अखनिजीकरण मृदा में होता है, ठीक है। फिर अपने कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात देखा। अगर 20:1 से कम होगा तो खनिजीकरण होगा, और 20:1 से ज़्यादा होगा तो अखनिजीकरण होगा, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।